Guys, welcome to my video. This is the introduction to pathology. We are going to start a pathology series. In this, first of all, we will study about what is pathology. Then we will study about our first chapter, which is cell injury. So, what is pathology? Pathology is mainly study of disease. मैं तुम्हें अपने नोट्स समझाऊंगी और इसकी टाइप इंग्लिश भी होगी, हिंदी भी होगी, क्योंकि जैसे सबको समझ में आए, ठीक है। तो पैथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ डिजीज़। अब क्या होता है, होम्योस्टैसिस के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था हमारे पहले चैप्टर के अंदर, कि होम्योस्टैसिस क्या होता है, इंट्रासेल्युलर वैल्यू ऑफ द सेल को मेंटेन करना। मतलब क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन करना, जो हमारी ICF है, सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, उसको मेंटेन करना, ठीक है। ये सब हमको पता है। अब जो हमारी पैथोलॉजी है वो दो पार्ट के अंदर डिपेंड है, ठीक है। एक होता है जनरल और एक सिस्टमेटिक। पहले हम जनरल पढ़ते हैं, फिर हम सिस्टमेटिक पे जाते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो हमारा सेल इंजरी है एंड सेल डेथ प्लस एडेप्टेशन है। ये हम रॉबिन्स के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारी मेन रेफरेंस बुक है वो रॉबिन्स है, और अगर हमें नीट PG क्लियर करना है तो हमें रॉबिन्स के एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो भी मैंने लिखा है वो सारा रॉबिन्स के अंदर से है, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी वाइल रीडिंग योर रॉबिन्स। तो जो सेल इंजरी होती है, पहले जो नॉर्मल सेल होता है वो होम्योस्टैसिस में रहता है, बट ड्यू टू कुछ स्ट्रेस आ गया, वो इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, जो भी तुम्हें लगता है, उनके कारण कोई भी स्ट्रेस आ गया तो अडेप्ट हो जाएगा सेल अडेप्टेशन के अंदर जाएगा। बाय चांस वो स्ट्रेस लगा रहा, जिसके कारण क्या होगा, सेल इंजरी। अब सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल लाइक जो हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल डेज, तो हम 2-3 घंटे 4-5 घंटे जितना भी हर इंसान की कैपेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, तो हमारा वो नॉर्मल होम्योस्टैसिस है। बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम अडेप्ट हो जाते हैं, लाइक हम बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर उस टाइम क्या होता है, हमारा सेल अडेप्ट होता है, तो हम अडेप्ट कर जाते हैं, लाइक 12-12 घंटे 13-13 घंटे पढ़ना। बट बाय चांस वो चलता रहा तो हमारी बॉडी थक जाएगी एक टाइम के बाद, है ना, वही सेल भी थक जाता है, तो उसके अंदर सेल इंजरी हो जाती है। अब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, हम नॉर्मल स्टेट पे आ गए, तो हम नॉर्मल होम्योस्टैसिस मेंटेन कर लेंगे, तो सेल इंजरी भी वो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर चला जाएगा, वो नॉर्मल सेल बन जाएगा। बट बाय चांस एग्ज़ाम चलते रहे, ख़त्म ही ना हो, तो उसके अंदर हमारी इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है, जिसके अंदर नेक्रोसिस एपोप्टोसिस आता है। तब हम पहले इंजरीज पढ़ते हैं, सेल इंजरी के टाइप, एंड देन फिर इरिवर्सिबल इंजरी पढ़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा वो होगा। तो हमारी जो इंजरीज होती है उसके अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, उसके अंदर क्या होता है, बाय चांस रिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब कि सेल की इंजरी हुई है, उसके अंदर क्या हो सकता है, मॉर्फोलॉजी फंक्शन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, या फिर उसकी रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है। तो सेल की इंजरी हुई जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस आए सेल के अंदर, एंड बट वही है कि रिवर्सिबल है, तो मतलब वो सारे चेंजेस ऑल्टर भी हो सकते हैं, नॉर्मल सेल के अंदर भी आ सकते हैं। तो जो पहला है हमारा रिवर्सिबल इंजरी के अंदर, वो होता है इश्कीमिया। ठीक, इश्कीमिया का मतलब क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई हम कट कर देते हैं या फिर एकदम डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उसके अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर एम्बोलिज्म हो गया, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके अंदर क्या, इन्फेक्शन का मतलब क्या है, तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होना, है ना। तो इधर भी इश्कीमिया का मतलब हमेशा होता है ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होना, हमेशा ध्यान रखना। आगे भी बहुत काम आएगा, मैंने अभी MI का एग्जाम्पल दिया, वैसे अलग अलग एग्जाम्पल होता है। फिर इश्कीमिया के बाद वो हाइपोक्सिया में जाएगा। हाइपोक्सिया के अंदर O2 डिक्रीज़ हो जाती है। अब O2 डिक्रीज़ होने के कारण पहला चेंज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है। इश्कीमिया हुआ, इश्कीमिया फिर ब्लड सप्लाई कम हो गई, ब्लड सप्लाई कम होने के कारण सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कम हो गई है यार, तो फिर इसके कारण क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी ढंग से वर्क नहीं करेगा, एंड द मोमेंट माइटोकॉन्ड्रिया स्टॉप वर्किंग, तो मेन हमारा काम क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन, जिसके कारण हमारा ATP बनता है, बट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो ATP भी डिक्रीज हो जाएंगे। अब ATP डिक्रीज हो गए तो हम, आपको याद है जब हमारे जो भी एनर्जी डिपेंडेंट आयन पंप होते हैं, वो उसके लिए हमें कोई भी इन्फ्लक्स होता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम का ATP का एग्जाम्पल है,
और कैल्शियम मेनली हमारी ये मेन पंप होते हैं। तो फिर अगर एटीपी कम हो जाए तो ये सारे पंप इनहिबिट हो जाते हैं। अगर ये पंप इनहिबिट हो गया तो हमारा जो सेल है उसके अंदर क्या कहते हैं, सोडियम एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि 3 सोडियम बाहर ही नहीं जा रहे, ना ही पोटेशियम अंदर आ रहे, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा, बंदे के पास एटीपी ही नहीं है। अगर एटीपी नहीं होगा तो वो काम ही कैसे करेगा, तो सोडियम में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सोडियम एक्यूमुलेट होते ही वाटर अंदर घुसेगा, इतना सारा वाटर घुस जाएगा जिसके कारण सेल एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेलुलर स्वेलिंग। अब बाई चांस सब खुद सोचो, अगर सेल भर रहा है तो सेल के अंदर क्या कहते हैं, सेल स्वेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका साइटोप्लाज्म भी, जो उसके अंदर का मटेरियल है वो भी होगा ना। सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो स्वेल करेगा, जो भी ऑर्गेनेल है वो सब स्वेल कर जाएगी, है ना। अब कुछ सेल के अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, जिसमें हमारे क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन के सेल, उनके अंदर माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है। तो अगर सेल अंदर गया तो इमेजिन बाई चांस हमारे माइक्रोविलाई सेल के अंदर पानी गया, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा सेल। उसके अलावा क्या होगा, बेल्ब फॉर्म होंगे, इसको कहते हैं बेल्ब। साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ऐसे प्रोट्रूजन फॉर्म होंगे। अमीबा का स्ट्रक्चर याद है, उस टाइप का। और माइलिन फिगर हमारी इरिवर्सिबल दोनों के अंदर देखी जाती है। माइलिन फिगर होते क्या, ये होते हैं मेम्ब्रेनस होल और लैमिनेटेड एग्रीगेट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ द डैमेज मेम्ब्रेन। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। तो अगर सेल मेम्ब्रेन अब इतना सारा सेल्स जो हमारा सेल स्वेल हो गया तो उसके कारण जो फॉस्फोलिपिड होता है वो एग्रीगेट हो जाता है और ऐसे माइलिन का फिगर बना देता है, इसे माइलिन फिगर कहते हैं। अब एटीपी डिक्रीज हुई है। अब हमने 10th के अंदर पढ़ा था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके अंदर एटीपी चाहिए होती है, ठीक है, प्रॉपर ऑक्सीजन, है ना। तो अगर एटीपी डिक्रीज हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। लैक्टिक एसिड नाम से पता चल रहा है पीएच एसिड है, पीएच डिक्रीज करेगा। पीएच डिक्रीज होते ही हमारा न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्प कर जाएगा और इसे ही न्यूक्लियर चेंजेस कहते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा आरईआर, आई होप विजिबल है। तो आरईआर, अब देखो पूरा सेल स्वेल कर रहा है तो आरईआर अलग है नहीं ना, वो भी स्वेल करेगा जिसके कारण प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आरईआर को हमें पता है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। तो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी हो गई, तो एक बार आग बंद करते हैं और रिवाइज करते हैं। जो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसके अंदर सोडियम पोटेशियम एटीपेस क्या कहता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसके अंदर सेल्स जो हमारा स्वेल कर जाता है, स्वेल मोटा हो जाता है, उसके अंदर पानी भर जाता है क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। उसके कारण हमारे बेल्स बन जाते हैं, माइक्रोविलाई डिसअपीयर हो जाते हैं, माइलिन फिगर बनती है। दूसरा क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन के कारण पीएच डिक्रीज हो गई। एंड थर्ड क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, न्यूक्लियर क्रोमेटिन बना। हाँ, एंड थर्ड आरईआर भी मोटा हो गया, एकदम स्वेल हो गया, तो उसके वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, है ना, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अब इरिवर्सिबल सेल डैमेज, इसका मतलब क्या है, सेल डैमेज हुआ, हमने पढ़ाई करी, बट हमारे एग्जाम चलते रह रहे हैं जिसके कारण वो सेल इस स्टेज पे आ गया कि वो या तो वो खुद सेल डेड अपने आप क्या कहते हैं इंड्यूस कर लेगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, फिर नेक्रोज हो जाएगा, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल चेंज। अब हम इसके वो देखते हैं पहले क्यों होता है। तो ये मेनली सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज के कारण होता है। कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है सेल के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स के कारण क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस। कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हमें पता है एक एक्टिवेटिंग एजेंट होता है, एक्टिवेट करता है चीज़ों को, तो वो फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस सबको एक्टिवेट कर देगा। पहले हमारे, अब इसको याद करने का तरीका, ये हमारा देखो सेल है, सेल के बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलाइपेज सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक्ट करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करेगा, जिसके कारण क्या हो गया, लार्ज फोकोनोडुलर डेंसिटी बनेगा, कैल्शियम एक्यूमुलेट हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया और एकदम लार्ज फोकोनोडुलर डेंसिटी बना देगा, मोटी मोटी कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिपोजिट होने लग जाएगा, जिसे लार्ज फोकोनोडुलर डेंसिटी कहते हैं। और ये हॉलमार्क होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी का। पीजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कोई नहीं भूलेगा। नेक्स्ट है प्रोटीएज हमें पता है साइटोस्केलेटन हमारा प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीएज साइटोस्केलेटन को डैमेज करता है। साइटोस्केलेटन प्रोटीएज ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियर डैमेज करेगा। न्यूक्लियस नाम से पता चल रहा है यार, न्यूक्लियस को डैमेज करेगा। न्यूक्लियस को डैमेज करने के 3 स्टेप होता है। पहला होता है पिक्नोसिस क्या हो गया, न्यूक्लियस मटेरियल एग्रीगेट हो गया सेंटर में। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, न्यूक्लियस में वो सेपरेट हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोलोसिस एंड देन डेवोल्यूशन। न्यूक्लियर मटेरियल बिल्कुल ही डेवोल्यूट हो गया, कैरियोलाइसिस। तो हमारा 3 स्टेप हो गए। न्यूक्लियर ने क्या किया, न्यूक्लियर को डैमेज किया। अब उसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है पिक्नोसिस, कैरियोलाइसिस। पिक्नोसिस पहले एग्रीगेशन, देन फ्रेगमेंटेशन, देन डिवोल्यूशन। एग्रीगेशन, फ्रेगमेंटेशन, डिवोल्यूशन, ठीक। बस तो हमारा ये सब हो गया। अब हमने इतनी ज़्यादा नाम कहानी पढ़ ली, बट किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों होता है सेल इंजरी। तो कोविड क्या हो सकता है तो सेल इंजरी होने के हमारे बहुत सारे कोविड वजह। एक तो हमने पढ़ा हाइपोक्सिया, इश्कीमिया मतलब ऑडिटिव डिक्रीज होना, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, एजिंग तो सबसे बड़ा है। जब हम बूढ़े होते जाते हैं, हमारी सेल डैमेज होते जाते हैं, जिसके कारण ही तो हम बूढ़े होते हैं, वरना हम बूढ़े क्यों होते हैं। या कुछ लोग हैं जो मतलब लाइक टोपो एफोमिडेस एंडोल के कारण वो अमृत नहीं कहते, वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेट्स सी आई थिंक हो भी जाए। तो हाइपोक्सिया, इश्कीमिया, टॉक्सिन, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशन, तो जो भी पॉइंट आ, जैसे हाइपोक्सिया, इश्कीमिया हमें पता है। इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल या फिर वायरल, तभी भी हो सकता है यार। और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, सेल को खाना ही नहीं मिल रहा, तो ओबियसली इश्कीमिक ही होगा ना। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, वही मैं बता दिया। जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, ओवरली जेनेटिक है तो जेनेटिक का तो कुछ कर नहीं सकते। उसके अलावा फिजिकल एजेंट एंड एजिंग। अब नेक्रोसिस क्या होता है, सेल की डेथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिग्रेडेशन। ये हमेशा पैथोलॉजिकल होता है, हमेशा ध्यान रखना। नेक्रोसिस पैथोलॉजिकल होगा, पैसिव प्रोसेस होता है। अब ये दोनों ध्यान रखोगे, नेक्रोसिस P स्क्वायर, पैथोलॉजिकल एंड पैसिव प्रोसेस। अब पहला जो नेक्रोसिस है वो हमारा होता है कोलिगेटिव नेक्रोसिस का मतलब नाम से पता चल रहा है। इसके अंदर क्या होता है, आर्किटेक्चर सेम रहता है। आर्किटेक्चर जो हमारा सेल का होता है वो रिमेन रहता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, कोविव, तो ये ब्लड सप्लाई कम होने के कारण होता है, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था। ये जो हाइपोक्सिया वाला है, दिख रहा है सबको, हाइपोक्सिया वाला, उसके कारण होता है। अब किस में देखा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। हार्ट, किडनी, स्प्लीन के अंदर देखा जाता है। ये जो नोट्स है ना, मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको ध्यान में रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे ये नोट्स हैं। तो इसका आर्किटेक्चर रिमेन रहता है, प्रिजर्व रहता है। और ये मेनली क्या होता है, क्यों प्रिजर्व रहता है, किसी ने पूछा। आर्किटेक्चर इसलिए प्रिजर्व रहता है क्योंकि हमारे जो प्रोटीन है इनकी डीनेचुरेशन के कारण, ठीक है। एसएच मेम्ब्रेन क्यों कुछ नहीं हो रहा है, बट प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो रहा है, जिसके कारण आर्किटेक्चर इसका प्रिजर्व रहता है। और ये मेनली होता है हार्ट, किडनी, स्प्लीन के अंदर। कोर्स क्या है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई है। एंड इसके अंदर गोस्ट सेल देखा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोस्ट सेल मतलब एम्प्टी सेल। पहले हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, अब सेल डेथ होने के बाद वो सेल पूरा एम्प्टी हो जाता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इससे गोस्ट क्या होता है, खोखला सा कुछ है ना। पहले हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस गायब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ नेक्रोसिस, विच इज़ लिक्विफेक्टिव और कोलिगेटिव नेक्रोसिस। जो लिक्विफेक्टिव है, लिक्विड का मतलब क्या होता है, जो हमारा मतलब नाम से पता चल रहा है, जो हमारा सेल है वो लिक्विड के अंदर, जो नेक्रोटिक टिश्यू है वो लिक्विड बन गया। तो इसके कारण हो सकता है एंजाइम्स के ज़्यादा एक्शन के कारण हो सकता है। जिन टिश्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होता है, जैसे तुम्हारा ब्रेन एंड पैनक्रियास, इनसे ज़्यादा एंजाइम किसी में नहीं हो सकता। ब्रेन और पैनक्रियास, कुछ लोगों के अंदर ब्रेन की कमी भी होती है, तो उनके अंदर ऐसा नहीं है, एंजाइम कम है, ठीक है। ये ब्रेन पैनक्रियास में देखा जाता है। एंड इसके अंदर टिश्यू का आर्किटेक्चर रिमेन होता है। लास्ट वाले के अंदर आर्किटेक्चर नहीं था, इसके अंदर आर्किटेक्चर है। एंड ये क्या कहता है, डाइजेशन क्या कहता है, बहुत सारे एंजाइम्स के कारण होता है जो हमारे सेल को खा जाता है,
ठीक है। अब केशियस नेक्रोसिस, थर्ड टाइप ऑफ नेक्रोसिस, मेनली हमारे टीबी के पेशेंट में होता है। ध्यान रखना, टीबी के पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा केशियस नेक्रोसिस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। केशियस, केश चीज़ याद आ रहा है, चीज़ टेस्टी चीज़, हाँ कुछ लोगों को पसंद नहीं है बट आई लव इट। ये चीज़ लाइक होता है फ्रेजाइल येलो वाइट नेक्रोटिक मटेरियल। चीज़ येलो भी होता है और वाइट भी होता है, जो करके निकालते हैं ना वो वाइट होता है। तो ऐसे ध्यान रखना, येलो वाइट नेक्रोटिक मटेरियल लंग्स में देखा जाता है, केशियस नेक्रोसिस, ठीक है। ये भी बहुत कोलिगेटिव भी होता है और लिक्विफेक्टिव दोनों होता है, कोलिगेटिव लिक्विफेक्टिव दोनों होता है। एंड इन्फेक्शन टीबी के कारण, फंगल के कारण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।